कई कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे पेचो खम होते हैं, मतलब अजीब अजीब जो मिस्ट्री होती है, कहानियां, उनको बुनने का, उस क्राइम को करने का तरीका, उसका मोटिव, फिर उस क्राइम को सॉल्व करने का पुलिस का तरीका, और फिर कातिल तक पहुंचना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो घुमा के रख देती है और इंटरेस्टिंग भी होती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस केस का अंदाजा लगाइए कि इसमें कितनी ज्यादा मिस्ट्री थी कि पुलिस को सुलझाने में करीब 1.5-2 साल लग गए, और उसके बाद ये केस सॉल्व होता है। ये कहानी मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इंदौर में 2016 में 16 अक्टूबर को एक 22 साल की लड़की जिसका नाम ट्विंकल डागरे था, वो अचानक गायब हो जाती है। अब ट्विंकल डागरे के साथ एक खास चीज जुड़ी हुई ये थी कि ये एक 22 साल, बेशक एकदम नौजवान थी, उम्र कम थी, लेकिन इस उम्र में भी तब तक इंदौर की पॉलिटिक्स में, राजनीति में इसने ठीक ठाक अपना मकाम बना लिया था, और बाकायदा कांग्रेस पार्टी की इंदौर शहर की ये सेक्रेटरी थी, सचिव। तो राजनीतिक हलकों में उठना बैठना था, और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी कॉलेज के टाइम से ही। तो एक आम लड़की होने के साथ साथ उम्र 22 साल होने के बावजूद, चूंकि एक पॉलिटिशियन, एक शहर की कांग्रेस की सेक्रेटरी, तो इसका गायब होना साथ थोड़ा सा चौंकाता है। तो 16 अक्टूबर को ये गायब हो जाती है, और जब घर नहीं लौटती है तो माँ बाप परेशान होते हैं, और उस परेशानी के बाद जब चारों तरफ उसके जितने जानने वाले थे, पार्टी वर्कर्स, दोस्त, कलीग, उसकी सहेलियां, उन सबको फोन खड़काते हैं, लेकिन कहीं से उसका पता नहीं चलता। इस उम्मीद पे कि शायद लौट आएगी, मोबाइल भी स्विच ऑफ था, तो वो वेट करते रहते हैं और अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। तो जब सुराग नहीं मिलता और करीब 24 घंटे बीत जाते हैं, तब माँ बाप को फिक्र ज्यादा होती है। और इसके बाद मोनिका के माँ बाप, ये बड़गंगा एक पुलिस स्टेशन है इंदौर में ही, वहां पर जाकर ट्विंकल की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते हैं कि उनकी बेटी 24 घंटे से गायब है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। अब चूंकि एक आम लड़की के साथ साथ एक पार्टी की सेक्रेटरी थी, और उसका गायब होना अखबार में भी खबर बन जाती है, तो पुलिस अब जांच शुरू करती है। और सबसे पहले जो बेसिक है, पुलिस उसके मोबाइल के डिटेल को खंगालती है, कॉल डिटेल को। तो 16 अक्टूबर, फिर 17 अक्टूबर, सारे कॉल डिटेल जब खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि उसका जो गायब होने का वक्त था, वो 16 अक्टूबर को ही उसका मोबाइल जो था, घर से जाने के बाद जो आखिरी उसका लोकेशन दिखा रहा था, वो करीब इंदौर से 100 किलोमीटर दूर एक बदनावर जगह है, वहां पे दिखा रहा था। और इसके बाद मोबाइल बंद हो जाता है। तो अब इंदौर से बदनावर जाने के बाद ट्विंकल का मोबाइल बंद, तो इसका मतलब है कि ट्विंकल का बदनावर से कोई कनेक्शन, क्योंकि उसकी मौजूदगी वहां दिखा रही है लोकेशन मोबाइल की, और मोबाइल के लोकेशन दिखाने का मतलब है कि खुद ट्विंकल भी वहां होगी। तो जब पुलिस ये लोकेशन की बात बताती है बदनावर की, ट्विंकल का आखिरी बार कॉल बदनावर में
मोबाइल था उसके बाद बंद हुआ, तो माँ बाप बदनावर का नाम सुन के थोड़े चौंक उठते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही ट्विंकल की एंगेजमेंट हुई थी, सगाई, और जो सगाई हुई थी जिस लड़के से उसका नाम अमित था, और अमित जो है वो बदनावर का रहने वाला था। तो पुलिस को पहले थोड़ा से उसकी पुलिस के चेहरे पे चमक आती है कि शायद चलो केस सॉल्व हो जाएगा, ये अपने फैंसी या मंगेतर के पास गई है और वहीं होगी। तो पुलिस की एक टीम बदनावर पहुंचती है और अमित से जाकर पूछताछ करती है, बट फिर पुलिस की सारी उम्मीदें वहां दम तोड़ देती हैं। उसकी वजह ये थी कि जब वो अमित के पास जाती है, पूछताछ करती है, तो अमित पुलिस को बताता है कि 15 अक्टूबर को आखिरी बार उसकी ट्विंकल से बात हुई थी, और उसके बाद ना कोई बात हुई ना मुलाकात हुई। पुलिस अमित के सारे कॉल डिटेल खंगालता है, अमित के घर वालों की पुलिस के कॉल डिटेल खंगालती है, और अमित के बयान से फिर पुलिस को लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, और वाकई उसकी 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गए बातचीत नहीं हुई है ट्विंकल से। तो पुलिस वापस मायूस बदनावर से लौटती है इंदौर, और इसके बाद फिर वो तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। अब जाहिर सी बात है कि ट्विंकल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी ट्विंकल के घर वाले ही दे सकते थे, तो पुलिस ट्विंकल के माँ बाप से पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हो सकता है, क्या हुआ था, कोई दुश्मनी, किसी से दोस्ती। तो पुलिस माँ बाप के पास पहुंचती है, लेकिन इसी बीच में हैरत अंगेज तौर पर पता नहीं कहां से एक टिप ऑफ मिलता है पुलिस को, और पुलिस को एक गुमनाम तरीके से या जो भी आप कहें, पुलिस के कान तक ये खबर दी जाती है कि जो ट्विंकल के माँ बाप हैं उनके साथ ट्विंकल का रिश्ता ठीक नहीं है और बड़ा झगड़ा होता था। और ट्विंकल ने, बल्कि घर के अंदर की बात नहीं थी कि झगड़ा होता था, ट्विंकल ने अपने माँ बाप के खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर रखी थी कि उसके माँ बाप उसे तंग करते हैं, उसे डांटते हैं, टोकते हैं। तो जब पुलिस इस बात की तस्दीक करती है तो पता चलता है कि हाँ, ट्विंकल ने अपने माँ बाप के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई पुलिस में कई बार, तो एक से ज्यादा बार शायद। तो पुलिस को बड़ा अजीब लगता है। फिर पुलिस, जाहिर सी बात है, पुलिस है, उसका काम है हर एक पे शक करना, फिर चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। तो पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन माँ बाप ने आकर अपनी बेटी की मिसिंग की कंप्लेंट की है वही उसकी गुमशुदगी के पीछे की वजह हो। तो ये सोचकर पुलिस ट्विंकल के घर जाती है, माँ बाप से पूछताछ करती है, बहुत डिटेल में पूछताछ करती है। लेकिन उस पूछताछ के बाद पुलिस को यह एहसास होता है कि नहीं, शायद इस गुमशुदगी में इनके माँ बाप का कोई रोल नहीं है। तो ये दूसरी दफा थी जब पुलिस को फिर मायूसी लगती है। पहला अमित बदनावर मंगेतर से खाली हाथ, तब माँ बाप से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिससे इस केस पे रोशनी डाला जा सके। लेकिन चलते चलते फिर जो माँ बाप हैं वो अपनी तरफ से पुलिस को कहते हैं कि इंदौर में ही एक बीजेपी के नेता है, बड़े नेताओं में से है, और वो पूर्व महामंत्री भी रहे हैं, जगदीश करोतिया उनका नाम है। जगदीश करोतिया के साथ ट्विंकल के अच्छे रिश्ते थे। हालांकि जगदीश करोतिया की उम्र करीब 65 साल, ट्विंकल 22 साल की। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि जगदीश करोतिया को शायद पता हो कि ट्विंकल कहाँ गायब है और कहाँ गई है, क्योंकि जगदीश करोतिया के साथ बड़ा मिलना जुलना था और लगातार मिलना जुलना था। और फिर इसके बाद ही माँ बाप, जब पुलिस कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उस नेता को सब पता होगा, तो माँ बाप बताते हैं कि जो ट्विंकल के साथ उन लोगों का झगड़ा जब भी हुआ उसकी जड़ में यही नेता साहब थे। उनके साथ उसका मिलना जुलना, उठना बैठना घर वालों को पसंद नहीं था।
उन्हें लगता था कि शायद नेताजी की नीयत में खोट है और वो ठीक नहीं है, तो अपनी बेटी को समझाते थे, लेकिन ट्विंकल उनकी बात नहीं मानती थी। और ये भी था कि जो पूरी छानबीन की गई तो पता चला कि पहले जो ट्विंकल थी वो जब कॉलेज से निकली तो वो जगदीश करोतिया से जब मुलाकात हुई थी, जगदीश करोतिया ने अपने दबदबे, अपने पद, अपने कद, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बीजेपी में एक पद भी दिला दिया था। लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम बीजेपी से बेहतर है कि तुमको कांग्रेस में मैं पोजीशन दिला देता हूं। और वो जो कांग्रेस में सेक्रेटरी बनी सचिव इंदौर शहर की, वो जगदीश करोतिया की ही मेहरबानी की वजह से बनी। तो ये सारी चीजें जब पुलिस को पता चली तो अब पुलिस को फिर तीसरा शक, पहला तो अमित पे था, वो गायब, दूसरा माँ बाप से पूछताछ हुई, उसमें कुछ मिला नहीं, अब माँ बाप से नई जानकारी मिली, तो पुलिस को लगा कि हो ना हो जो बीजेपी के नेता हैं जगदीश करोतिया वो इसमें कुछ जानकारी रखते हैं। इसके बाद पुलिस जगदीश करोतिया के पास पहुंचती है। बड़े नेता, 2016 का मामला, शिवराज सिंह चौहान तब वहां के मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार, और ये खुद बीजेपी के बड़े नेता शहर के, इंदौर के। तो पुलिस को भी जाहिर सी बात है फूंक फूंक के कदम उठाना था। खैर किसी तरह पुलिस जाती है, जगदीश करोतिया से पूछताछ करती है, लेकिन जगदीश करोतिया कहते हैं कि उनकी कोई मुलाकात इधर नहीं हुई, ना कोई बातचीत हुई, और उन्हें नहीं पता कि ट्विंकल कहाँ गायब हो गई। कुल मिलाकर जो पुलिस की पूछताछ होती है उसमें जगदीश करोतिया से कोई ऐसी चीज मिलती ही नहीं है कि पुलिस उन पर शक करे। तो अब तीसरी ही बार थी जब पुलिस को बैरंग लौटना पड़ता है। फैंसी से कुछ नहीं मिला, माँ बाप से कुछ नहीं मिला। अब जगदीश करोतिया जिनके ऊपर माँ बाप ने शक जताया, वहां से भी बैरंग लौट आती है पुलिस। इसके बाद फिर से पूरा वो ट्विंकल की जो हिस्ट्री है वो पुलिस खंगालने की कोशिश करती है, कॉलेज से लेकर उसके दोस्त, बाकी तमाम चीजें। फिर ये भी देखती है कि कोई बॉयफ्रेंड का एंगल ना हो। तो वो सारी चीजें की तफ्तीश जारी रहती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं मिलती। और पुलिस यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, वक्त बीतता जाता है, केस सॉल्व करने का दबाव अलग। इसी बीच में जो पहला एक टिप ऑफ आया था कि पुलिस के पास ये आता है कि जो माँ बाप के खिलाफ ट्विंकल के रिश्ते अच्छे नहीं है, ये किसी गुमनाम जरिए कहीं से पुलिस तक, कानों तक ये बात पहुंचाई गई थी। अब एक दूसरा टिप ऑफ पुलिस को मिलता है, और ये भी एकदम अजीब हैरत अंगेज तरीके से, भेजने वाला नहीं मालूम, लेकिन पुलिस के कानों तक ये खबर पहुंचा दी जाती है। और जैसे ही ये खबर इस बार पुलिस को मिलती है, पुलिस को लगता है कि चलो अब केस सॉल्व हो जाएगा। पुलिस को खबर ये मिली कि जो बीजेपी के नेता हैं जगदीश करोतिया, इन्होंने अपने फार्म हाउस में उसी वक्त जिस दिन ये गायब हुई थी, अब तक महीने बीत चुके थे कई, मतलब 16 अक्टूबर 2016 में जब वो गायब हुई, उसी के अगले दिन जगदीश करोतिया ने अपने फार्म हाउस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ कर्मचारियों को बुलाया था और वहां पे एक गड्ढा खुदवाया था। और उन्होंने ये कहा था कि उनका जो पालतू कुत्ता है उसकी मौत हो गई है, उस कुत्ते को दफनाना है तो गड्ढा खुदवाना है। तो बाकायदा निगम कर्मचारियों को बुलाकर फार्म हाउस में गड्ढा खुदवाया गया और उस गड्ढे को खुदवाया गया। तो जब ये पुलिस को खबर मिलती है गुमनाम तरीके से, सिर्फ इतना ही कि उन्होंने जब ट्विंकल गायब हुई, सेम उसके अगले दिन
फार्म हाउस में गड्ढा खुदवाया गया था। और आप जाइए और पुलिस वाले तफ्तीश कीजिए, आप देखिएगा कि उसमें उस गड्ढे में ही शायद दफनाया गया। पुलिस की टीम खुश होती है, फार्म हाउस पहुंचती है, बाकायदा कर्मचारियों को लेकर पहुंचती है, और जिसने जो खबर दी थी फार्म हाउस में कहां पर, उस जगह की निशानदेही की जाती है। इधर जगदीश जो करोतिया थे उनको बुलाया जाता है। वो लगातार विरोध कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा हमारे पास खबर है, और आखिरकार जगदीश करोतिया के तमाम विरोध के बावजूद पुलिस फार्म हाउस में गड्ढा खोदती है तय जगह पर। जब वो गड्ढा खोदती है तो कुछ देर के बाद अंदर से, जमीन के अंदर, पुलिस को कुछ चीजें मिलती है। पुलिस को पहली बार उसके चेहरे पे मुस्कान आती है कि चलो केस आज क्रैक हो जाएगा। कुछ हड्डियां निकलती हैं। पुलिस और ज्यादा वो हो जाती है कि चलो अब केस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद खैर वो सारे जो भी कंकाल की थी, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका था, वो बाहर निकलता है। लेकिन पहली नजर में ही एक्सपर्ट जो थे और पुलिस के जो पुराने वहां पे लोग, वो देख के समझ जाते हैं कि इंसान का कंकाल नहीं, अवशेष नहीं है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। पुलिस थोड़ी देर पहले तक खुश हो रही थी, बाद में पता चलता है कि वो जो हड्डियां और वो सारी चीजें मिली, वो जो दरअसल एक कुत्ते की थी, और कोई कुत्ता मर गया था जिसको दफनाया गया था। तो पुलिस पूछताछ करती है, तो जगदीश जो करोतिया वो पुलिस को बताते हैं कि हाँ, इतने साल पहले, इतने वक्त पहले कुत्ते की एक वो हो गई थी, और इसलिए उन्होंने इस फार्म हाउस में दफनाया था, और बाकायदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर गड्ढा खुदवाया था, कोई चोरी छुपे नहीं किया था। और ये जब चेक किया गया तो पता चला कि हाँ, ये फैक्ट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाया गया था। तो पुलिस के लिए बड़ी अजीब चीज थी। इसके बाद पुलिस की जो फजीहत होनी थी, क्योंकि एक तो वो बीजेपी के नेता, राज्य में बीजेपी की सरकार, तो पुलिस को शर्मिंदगी भी हुई, क्योंकि पुलिस ने गलत सूचना पे जाकर वहां पे खुदाई की, और जो भी बर्ताव था। तो अब नेता साहब को मौका मिल गया, वो पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने, और फिर जाहिर सी बात है पुलिस को जो भी माफी तलाफी करके वहां से निकली, और केस फिर वहीं पे पहुंच गया जहां पे ये पहले दिन से था। अब पुलिस जांच करती रहती है, बीच बीच में जो भी सुराग मिलता है काम करती रहती है, लेकिन न इसका कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर है कहां ट्विंकल। अब ना तो ट्विंकल की खबर मिलती है, ना खुद ट्विंकल मिलती है, ना फिर आसपास कहीं कोई ऐसी लाश मिलती है जिससे मान लिया जाए कि चलो ये ट्विंकल की लाश है, वो अब दुनिया में नहीं है। कुछ भी चीज नहीं मिल रही थी। तो ये भी नहीं कि ट्विंकल जिंदा भी है कि नहीं, मर गई तो उसके मुर्दा होने का क्या सबूत है। और ये सारी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन में करीब 1.5 साल बीत जाते हैं। 16 में ये अक्टूबर में मामला था, उसके बाद 2018 आ जाता है, अप्रैल का महीना, और पुलिस के पास कोई क्लू नहीं, कोई जानकारी नहीं कि क्या है मामला। जब वक्त इतना बीत गया और अब पुलिस को लगा कि कुछ होगा नहीं, लेकिन बार बार पुलिस को ये लग रहा था कि जो भी है वो है इन्हीं लोगों में से। या तो उसका मंगेतर अमित हो सकता है, या माँ बाप हो सकते हैं, या फिर बीजेपी के जो नेता जगदीश करोतिया हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 1.5 साल में कोई चौथा कैरेक्टर इनके सामने आया ही नहीं। और यह था कि कोई गुमनाम ऐसा हो जो अचानक इस पूरी सीन में एंट्री करता और क्राइम करके चला गया हो, लेकिन उसकी भी कोई भनक या कोई सबूत नहीं था।
तो आखिर में जब ये सब कुछ नहीं हो पाता तो फिर पुलिस एक फैसला करती है। ट्विंकल के गायब होने के लगभग 1.5 साल के बाद फैसला ये था कि पुलिस को एक तो शक था कि कहीं ना कहीं जगदीश करोतिया को कुछ मालूम हो सकता है, क्योंकि शहर में जगदीश करोतिया और ट्विंकल को लेके कुछ चर्चे भी थे। तो पुलिस अदालत पहुंचती है अप्रैल 2018 में और अदालत से जाके एक इजाजत लेती है कि मुझे इस केस में कुछ लोगों के उसको आम भाषा में हम कहें तो ब्रेन मैपिंग होती है, एक जिसके जरिए आप लोगों के दिमाग को पढ़ के उसके अंदर जो राज छुपे में उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ये एक तरह का फॉरेंसिक आप इससे कहें इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए पहली बार इंदौर पुलिस कोशिश करती है और ये एक्चुअल में जो टेस्ट कराना चाहती थी उसका नाम था ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट, इसको शॉर्ट में BEOS कहते हैं। अब ये जो टेस्ट है एक्चुअली इंसान क्या होता है कि कई बार हम जो भी कहते हैं झूठ सच क्या होता है, लेकिन कई अलग अलग टेस्ट होते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट है, आपका नार्को टेस्ट है, आपकी ब्रेन मैपिंग है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ एक और टेस्ट होता है जो ये BEOS है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट। इसमें जनरली करते क्या है कि आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं उस वक्त जब आप पूरी तरह से होश में ना हो, बल्कि आप थोड़े से सबकॉन्शियस हो। और फिर इसको एक तरह से ब्रेन फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। तो इसको एक्सपर्ट पकड़ सकते हैं इसको बाकायदा इस टेस्ट के जरिए। इसमें आपके दिमाग पे एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक हेलमेट टाइप की चीज होती है, वो लगा दिया जाता है और फिर वो सारी तरंगे जो हैं, बहुत सारे और भी इसमें उपकरण होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो फिट किया जाता है। और फिर जो सामने वाला है उसको थोड़ा सा सबकॉन्शियस करने के बाद, जैसे आपने वो देखा होगा एक वीडियो जब तेलगी का आया था या अबू सलेम का भी बड़ा फेमस था, वो दूसरे तरीके का था वो जो टेस्ट था। तो उसमें आप पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होते हैं, लेकिन नीम बेहोशी की हालत में होते हैं। फिर आपसे कुछ पूछा जाता है और आप उसके लगातार जवाब देते हैं, या फिर आपकी आंखें खोली जाती हैं, कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तो उसमें अगर जो चीज पूछी जा रही है वो, या आपको कुछ दिखाया जा रहा है वो, या आपको कुछ सुनाया जा रहा है वो, अगर आपने उसे पहले से देखा, सुना या उसके बारे में जानते हैं, तो वो एक दूसरी तरह की तरंगे उठती हैं जिसको जो एक्सपर्ट है वो पकड़ लेते हैं। और जो उन चीजों को नहीं जानता, नहीं पहचानता, नहीं सुना है, वो उन चीजों को नहीं पहचानता है। ये मतलब एक इसका लंबा अलग है, थोड़ा टेक्निकल, लेकिन बेसिक यही है। तो कोर्ट में इंदौर पुलिस जाती है पहली बार इस BEOS टेस्ट के लिए और कोर्ट इजाजत दे देता है। इसके बाद अब ये टेस्ट इंदौर में नहीं बल्कि हैदराबाद में कराया जाना था, लेकिन पुलिस को एक ये भी होता है कि कहीं जगदीश करोतिया को डाउट ना हो या बाकी चीज, एक तो चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस तरीके से टेस्ट होता है कि सबका ही क्लियर हो जाए कि हर एक इसमें सस्पेक्टेड है। तो ट्विंकल के माँ बाप दोनों का और जगदीश करोतिया और उनके बेटों का
ये टेस्ट कराने का फैसला किया जाता है। इस बीच में कहानी का एक थोड़ा सा हिस्सा आपसे छूट गया कि जब माँ बाप और फैंसी के बाद पुलिस जगदीश करोतिया से पूछताछ करने जाती है पहली बार, तो वो बाकी चीजें तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जगदीश करोतिया एक चीज बताते हैं कि मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं हाल में ये वो, लेकिन मेरे बेटे के पास जिस डेट को वो गायब हुई थी उसी डेट को 16 अक्टूबर 2016 को एक व्हाट्सएप आता है ट्विंकल का जगदीश करोतिया के बेटे के पास, और उसमें लिखा था कि मेरी माँ बाप से लड़ाई होगी और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ये व्हाट्सएप दिया था तब जगदीश करोतिया के बेटे ने पुलिस को। इस मैसेज से ही साफ पता चल रहा था कि माँ बाप से झगड़ा हुआ और वो गुस्से में चली गई है। ये शुरुआत का एक चीज थी। खैर, कोर्ट से परमिशन लेने के बाद फिर पुलिस जो है ट्विंकल के माँ बाप जगदीश करोतिया और उनके 3 बेटे, तीनों का 2 बेटे बल्कि नहीं 3 ही बेटे, सभी का BOS टेस्ट कराती है हैदराबाद में। माँ बाप के ऊपर जब ये टेस्ट होता है तो दोनों क्लियर हो जाते हैं, उनसे कोई ऐसी चीज नहीं पता चलती है जो इस केस पे रोशनी डाले, तो इससे लगता है कि वो बिल्कुल बेदाग है। लेकिन जैसे ही जगदीश करोतिया और उनके बेटों का ये टेस्ट होता है तो पुलिस जिस केस को 1.5 साल से खोलने की कोशिश कर रही थी, सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक खुल जाता है। और उस टेस्ट से ये पता चलता है कि ये लोग ट्विंकल की गुमशुदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस टेस्ट को या इस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसी कोई भी टेस्ट, चाहे वो नार्को हो चाहे बाकी चीजें हों, अदालत में एडमिसिबल नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि अदालत का ये मानना है कि बहुत सारी चीजें आप ड्रग्स के असर में रहते हुए ये सारी ज्यादातर जो टेस्ट होता है तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो अदालत इसको एक सबूत के तौर पे नहीं मानती है। लेकिन क्या होता है कि इस टेस्ट से बाकी चीजों का पता चल जाता है, कोई क्लू दे जाता है, कोई कहां पे क्या रखा है वो बता जाता है। तो खैर पुलिस के लिए पहली कामयाबी हो गई थी। अब पुलिस ने कहा कि इनको गिरफ्तार करने से पहले जो इन्होंने बताया उसकी छानबीन की जाए। तो उस टेस्ट के दौरान इन्होंने पूरी जो कहानी बताई, उसके बाद पुलिस ने उस पर तफ्तीश की। वो जो कहानी निकली वो ये थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि जगदीश करोतिया और उनके बेटे थे। हुआ ये था कि जगदीश करोतिया और ट्विंकल के बीच करीबी रिश्ते थे, और इतने करीबी रिश्ते हो गया कि बाद में फिर ट्विंकल जिद करने लगी कि वो जगदीश करोतिया के घर में रहना चाहती है, शादी करना चाहती है। जगदीश करोतिया को वो अपने घर में जगदीश करोतिया रख नहीं सकते थे। उधर ट्विंकल के साथ रिश्ते को लेकर जगदीश करोतिया की पत्नी और बेटे वो अलग नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई और बीच में आए। फिर ये भी लगा कि पॉलिटिकल जो उनकी अपनी एक छवि है वो भी खराब हो जाएगी। तो जब काफी कुछ समझाने के बाद वो नहीं समझी, तब इन लोगों ने प्लान किया, बाप बेटों ने मिलकर, कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। और इसी प्लान के तहत 16 अक्टूबर 2016 को सुबह करीब 11 बजे जगदीश करोतिया ने बुलाया ट्विंकल को कि आओ, तुमको अपने घर में दे, लेकिन तुम्हारे लिए एक अलग अच्छा सा घर लेकर तुमको देते हैं, तुम बाहर रहना, और वो घर दिखाने के लिए तुमको ले चल रहा हूं।
ट्विंकल मान लेती है बात, वो आ जाती है। उसके बाद ये उसको अपने साथ, वहां से एक दूर है MR10, इंदौर से बाहर के आसपास, वहां पे ये ले जाते हैं। और इनका एक साथी था और नीलेश, वो उसका खेत था, वहां पे ले जाते हैं एक फार्म हाउस। फिर वहां जाने के बाद ट्विंकल की रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। मारने के बाद नीलेश के खेत में ही उसकी लाश को दफनाने का फैसला करते हैं, लेकिन नीलेश मना कर देता है कि मेरे खेत में लाश मत दफनाओ, कल को हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं। तो उसके मना करने की वजह से फिर नीलेश और उसके बेटे जगदीश के ये उसकी लाश को कपड़े में लपेटते हैं, गाड़ी में डालते हैं, डिक्की में रखते हैं और घर ले आते हैं, फार्म हाउस। दूसरे दिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को फोन करके बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हमारे यहाँ कुत्ते की मौत हो गई, कुत्ता मर गया, उसको दफनाना है तो गड्ढा खोद दो। बाकायदा निगम कर्मचारी आते हैं, लाश रखी हुई है छुपाकर, वो गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग ट्विंकल की लाश को निकालते हैं, उसी गड्ढे में डालते हैं और बाकी लकड़ियां और बाकी चीजें, कचरा और सब मिलाकर उसी गड्ढे में ट्विंकल की लाश को जला देते हैं। लाश जलाने के बाद जो बाद में हड्डियां थी, जो राख, उसकी सारी चीजें ये उठाते हैं और ले जाकर दूर एक नाले में फेंक देते हैं और उसी गड्ढे में बाद में कुत्ते को दफना देते हैं और गड्ढा बंद कर देते हैं। अब यहां तक तो हो गई कहानी, ये लोग पकड़े गए। अब सवाल आया कि ऐसा क्यों किया कि उन्होंने गड्ढा खुदवाया, फिर लाश जलाई, फिर लाश को जलाने के बाद सारी चीजें उठाकर कहीं और फेंक दी, बहा दी और उसमें कुत्ते को दफनाया। तो जब ये सारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि दृश्यम फिल्म, जो अजय देवगन की फिल्म आई थी, जिसमें अजय देवगन ने एक लाश को पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया था, जो कि उसे पता चला था कि यहाँ पुलिस स्टेशन बन रहा है और उसी पुलिस स्टेशन में लाश को दफना, उससे अच्छी जगह हो नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि और उसी में एक सीन ये भी था कि अजय देवगन, पुलिस को शक होता है कि उसके घर में एक गड्ढा हुआ था और पुलिस खुदाई करती है, लेकिन वो एक जानवर का कंकाल मिलता है और पुलिस की फजीहत होती है बड़ी। तो इस वजह से दृश्यम फिल्म को इन्होंने इतनी बार देखा कि उससे बहुत इंस्पायर्ड हो गया और आइडिया वहीं से लिया। अब इन्होंने इसके बाद एक एक प्लानिंग की। जब कत्ल करने के बाद जो पहली चीज की, माँ बाप के साथ ट्विंकल के रिश्ते अच्छे नहीं है, ये जगदीश करोतिया और उनके लड़कों ने ही किसी तरह से पुलिस के कान तक खबर पहुंचाई। बाकायदा उस जो रिपोर्ट लिखाई थी उसकी FIR की कॉपी तक पुलिस के सामने लीक करवा दिया। शक न हो इसलिए कत्ल करने के बाद ट्विंकल के मोबाइल को लेकर जगदीश कटोरिया का बेटा बदनावर जाता है, जहां पे कि उसके मंगेतर का घर था, और वहां पे वो फोन को वहां तक ऑन रखता है और वहां जाते ही फिर वो फोन को बंद कर देता है और फिर फोन फेंक देता है ताकि लास्ट लोकेशन वहां का दिखे। इसके बाद पूछताछ में वो बताता है कि ये एक व्हाट्सएप आया था जो ट्विंकल ने किया था कि मेरे घर से लड़ाई हो गई, मैं जा रही हूं। ये वहीं से वो व्हाट्सएप खुद करता है ट्विंकल के फोन से अपने फोन पे, और उसके बाद वो व्हाट्सएप दिखाता है पुलिस को, ये किया। अब ये था कि पुलिस को शक तो होगा क्योंकि इन दोनों के रिश्ते शहर में चर्चा के कारण थे और माँ बाप ने भी शक जताया था, तो इसलिए पुलिस
ज्यादा न करे और पुलिस को थोड़ा सा शर्मिंदगी एहसास कराऊं, इसके लिए उस गड्ढे में, चूंकि एक ये भी था कि निगम वालों को बुलाने का मकसद ही यही था कि कल को हाँ एमसी जो कर्मचारी म्युनिसिपल के वो भी कहेंगे कि हमने गड्ढा किया था। तो उसने बड़ी प्लानिंग से वहां पे लाश तो जलाई, लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ा। फिर उस लाश को, जो राख थी, हड्डियां सब कहीं और फेंका और उसमें कुत्ते को दफना दिया। लेकिन अब इसमें भी है कि वो कुत्ता जिंदा कहीं ना दफना दिया हो, ये भी एक था। और फिर पुलिस आई, ये भी फिर खुद ही लीक कराया करोतिया फैमिली ने कि वहां पे एक फार्म हाउस में एक गड्ढा हुआ था और उस गड्ढे में किसी को दफनाया गया। ये भी पुलिस तक खुद कातिलों ने बात पहुंचाई। पुलिस आई, फिर गड्ढा खोदा और उसमें से निकला कुत्ते का कंकाल। तो इससे पुलिस की फजीहत हुई, ये लोग और थोड़े से चौड़े हो गए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग की वजह से ये केस इतना लंबा चला। लेकिन अगर ये साइंटिफिक टेस्ट ना होता, ये बीओ जो आपको बताया, तो शायद कातिल तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो लोग बहुत होशियारी से ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन एक टेस्ट ने, जो अब तक जुबान जो झूठ बोल रहा था, वही जो मैंने कहा अभी टीजर में भी, दिमाग ने सच उगल दिया। तो ये इंदौर पुलिस की पूरी, मेरा वहां पे वो होगा, जरा सा फोन देना, उसमें इंदौर पुलिस की एक टेस्ट की कामयाबी थी। तो पूरा जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की और जिस तरीके से पूरे मामले को इन्होंने रखा, और खासतौर पे जो प्रेशर भी झेला एक नेता का पुलिस का, कि कैसे उसमें एक बार गड्ढा खोदने के बाद, एक बार पूछताछ के बाद आपकी सारी जो चीजें हो रही हैं वो गलत दिशा में जा रही हैं, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार पुलिस को जो है इस केस को सुलझाने में कामयाबी मिली। फिलहाल जो 5 आरोपी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो, उनके बेटे और जिसके खेत में ये कत्ल हुआ वो, उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो इंदौर के डीआईजी हैं हरि नारायण जी, उनकी टीम ने इस केस को सॉल्व किया और मेरी उनसे आज भी बात हुई थी और 2 दिन पहले भी हुई थी, क्योंकि मैं भी समझना चाह रहा था कि ये जो टेस्ट था, जिसको हम ब्रेन फिंगरप्रिंट्स या ब्रेन मैपिंग भी कहते हैं, और इस टेस्ट को लेकर मतलब इंदौर में शायद, ये मैं एक बार उनसे और चेक करूंगा कि शायद इंदौर की हिस्ट्री में, इंदौर पुलिस की, ये पहला इस तरीके का टेस्ट हुआ था, ये जो ब्रेन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन सिग्नेचर टेस्ट था। तो इस टेस्ट के जरिए आदमी वही है था कि जुबान से झूठ तो बोला, लेकिन दिमाग में चुगली खा ली और दिमाग में सच उगल दिया और ये केस सॉल्व हो जाता। तो ये थी पूरी कहानी। अब मैं कहूंगा आसिम से कुछ सवाल, और बताओ आसिम। सर एक सवाल आया है कि जो जगदीश थे, उनका और इस लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप थे, ये इनके घर वालों को नहीं पता था कि अवैध रिलेशनशिप। घर वालों को मालूम था और इसीलिए ट्विंकल की लड़ाई होती थी अपने घर वालों से। माँ बाप, चूंकि उस वक्त वो किसी की सुनना नहीं चाहती थी, माँ बाप चाहते नहीं थे कि जगदीश के साथ ज्यादा नजदीकी हो, और इसीलिए कंप्लेंट भी उसने किया, अपने माँ बाप के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। तो माँ बाप को पता था और इसीलिए माँ बाप उसे टोकते थे, लेकिन वो उल्टा माँ बाप से ही झगड़ा करने लगी थी। सर जगदीश ठाकुर जी पूछ रहे हैं, इस तरह का टेस्ट कराने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है या बिना परमिशन के भी किया जा सकता है? ऐसे टेस्ट बिना, एक तो कोर्ट, और कुछ मामलों में जिसके ऊपर आप कराना चाहते हैं उसकी भी रजामंदी बहुत जरूरी होती है। अगर वो मना कर दे कि मुझे ये टेस्ट नहीं कराना, तो शायद ये है
प्रावधान कि आप वो टेस्ट नहीं कर सकते। सर विक्रम जी पूछ रहे हैं कि इस तरह का टेस्ट जो कराया था, इसकी रिपोर्ट उन्होंने क्यों गोपनीय रखी? क्या कोर्ट ने उनसे सवाल नहीं किया इतने टाइम तक कि आप? नहीं, ये टेस्ट कोर्ट की इजाजत से हुआ, लेकिन उस टेस्ट के बाद जो चीजें सामने आई उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग सबूत, प्रूफ वो भी कलेक्ट करना जरूरी था, और इसीलिए पुलिस ने पहले उन चीजों को कलेक्ट किया और सारी चीजें कि कहाँ पे क्या बताया, वो लोकेशन क्या है, और बाद में जब वो जहाँ पे ये जलाया और दफनाया गया था वहां से पुलिस को कुछ ट्विंकल के ब्रेसलेट और छोटी मोटी कुछ चीजें भी मिली जो घर वालों ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये ट्विंकल की है, तो वो भी एक सबूत बना स्पॉट से जो बरामद हुआ। सर एक सवाल आया है नदीम अख्तर का, कि सर ट्विंकल जो इस तरह की राजनीति में थी, उसकी उम्र 22 साल थी, उसकी पसंद से शादी नहीं हो रही थी, जो इस तरह के रिश्ते वो बनाए जा रहे थे उसके बीच में, उसके घर वालों ने रोका भी नहीं। ट्विंकल की सगाई हो चुकी थी बदनावर के अमित के साथ, लेकिन यहाँ पे ये कि या तो ट्विंकल बहुत महत्वाकांक्षी थी राजनीति को लेकर, और इतनी कम उम्र में ही वो इंदौर कांग्रेस की सचिव इंदौर शहर की, तो जाहिर सी बात है वो महत्वाकांक्षा थी। लेकिन दूसरी चीज ये भी थी कि जगदीश करोथिया की उम्र करीब 65 साल, ट्विंकल की उम्र करीब 22 साल, तो वो शादी की बातचीत तो नहीं थी, और इसीलिए कुछ जबरन उसने सगाई भी नहीं की थी, अपनी मर्जी से की थी। लेकिन ये रिश्तों का पेच कहीं आ गया, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग भी आ गई बीच में, ये भी है कि घर में रहना, वो सारी चीजें थी। उधर जगदीश के बच्चे सब जवान थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई और उनके घर पे आए और हक मांगे, तो इन सारी चीजों ने मिलकर, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसी कई कहानियां हैं जो इसी तरीके की हुई है, और इत्तेफाक से इनसे ज्यादातर कहानियां बहुत सारे नेताओं से ही जुड़ी हुई है। सर के.एम. आचार्य हैं और चंद्र प्रकाश, इन दो के सवाल लगभग सेम ही है दोनों के। चंद्र जी बोल रहे हैं जब कोर्ट में इस तरह की टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है तो कोर्ट मंजूरी क्यों देता है, और आचार्य जी बोल रहे हैं पुलिस इस केस में सबूत के तौर पे कैसे पेश करती जब कोर्ट में इसको मान्य ही नहीं होता। देखिए, दोनों चीजें मैंने आपको बीच में भी बताया था कि कई कोर्ट के अंदर इवन जो पुलिस या पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप में बयान देता है कोई भी आरोपी, वो भी अदालत में मान्य नहीं है, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत नहीं मानती जब तक 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान ना हो। ऐसे पूछताछ से या ऐसे टेस्ट से एक फायदा ये होता है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का टेस्ट हुआ, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग या ये टेस्ट हुआ, इसमें क्या होता है कि आप कुछ चीजें उस केस से रिलेटेड आप बता जाते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये टेस्ट हो रहा है और उसने कहा कि नहीं बदनावर में नहीं बल्कि वो तो नीलेश के खेत में हमने मारा था, तो अब यहाँ पे अचानक एक नीलेश नाम आ गया आपके लिए, तब पुलिस नीलेश तक पहुंचेगी, तो ये क्लू दे गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये भी आ गया कि नीलेश और उसका खेत, अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि उसने झूठ नहीं बोला, सच बोला है, तो कहीं ना कहीं उस केस से इसका संबंध है। तीसरा, कई बार ऐसे टेस्ट में ये हो जाता है कि अच्छा ये बताओ वो जो तुमने चाकू से मारा था वो चाकू कहाँ है, तो कहता है वो फलाने जगह मैंने नाले में फेंक दिया। अब अगर पुलिस उस जगह पे पहुंच जाए और उस नाले से वो चाकू मिला है तो इसका मतलब है कि ये सच बोला है। तो ये जो सपोर्टिंग एविडेंस है, जो चीजें हैं, वो उस केस को सॉल्व करने में मदद करती है। बेशक उसका ये बयान या ऐसे टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन इसके साथ जो बाकी जो जानकारी देता है उससे उस केस को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। सर आशीष सोनी है,
लातौर से बोल रहे हैं कि जब कुत्ते की लाश निकली उस गड्ढे से तो पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच क्यों नहीं करी। लातूर से हैं ये आशीष सोनी जी। दो तीन चीजें हैं। एक, जरा सा भी अगर थोड़ा सा कोई एक्सपर्ट हो तो पता चल जाता है कि ये इंसान का कंकाल है या जानवर का है। बनावट और वो सारी चीजें अलग होती हैं। जो मट्टी मैंने आपको बताया कि उसके बाद जिसमें दफनाया था उससे पहले वहां पे जलाने के बाद वो सारी चीजें, यहां तक कि मट्टी भी वहां से हटा दी गई थी और बिल्कुल साफ क्लीन कर दिया गया था और उसके बाद कुत्ते को दफनाया गया था। तो उससे कोई प्रूफ या कोई चीज मिली ही नहीं थी वहां पे, इसीलिए पुलिस को, और उसमें था भी नहीं कुछ वहां पे उस वक्त, तो इसीलिए पुलिस के हाथ खाली थे और बाद में टेस्ट से फिर पता चला।